कैसे एक लड़का जिसके गांव में कभी सीडी प्लेयर तक नहीं था, उसकी बनाई हुई मूवी सीधा ऑस्कर जाती है। चाहे बॉलीवुड हो या फिर साउथ, हर तरफ उसकी ही बातें होती हैं। कैसे एक टाइम पर पानी बेचने वाला लड़का एक डायरेक्टर बन गया और उसकी कांतारा मूवी, जिसमें वो खुद ही एक्टिंग कर रहा था, उस मूवी ने सिर्फ 15 करोड़ के बजट में वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से भी ज्यादा कमाकर हर इंडस्ट्री को चौंका दिया, जिससे ये मूवी बन जाती है पूरे इंडिया की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवी। एंड ऐसा क्या कारण था कि ऋषभ शेट्टी को डायरेक्टर बनने की लाइन में जबरदस्ती घुसना पड़ा? क्योंकि हर किसी इंसान की तरह उनका भी बचपन से सपना था कि वो एक एक्टर बने। पहली बार मैं इंडस्ट्री में आया तो एक्टिंग करने के लिए सोचा कि मुझे कोई चांस नहीं देंगे। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऋषभ शेट्टी की कांतारा ही उनकी एक लौती मास्टरपीस है, तो तुम ये नहीं जानते कि उनकी बनाई हुई पिछली मूवीज को बॉलीवुड पहले भी कॉपी मार चुका है। चाहे उनकी 2019 में आई बेल बॉटम मूवी हो, जिसे अक्षय कुमार ने रीमेक किया था इसी नाम से, या फिर 2016 में आई उनकी किरिक पार्टी, जिसके राइट्स भी बॉलीवुड वालों ने खरीद लिए थे रीमेक बनाने के लिए। वेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ने कहां से कॉपी नहीं मारा है। हॉलीवुड से लेकर साउथ हो, कोरियन हो, स्पेनिश हो या चाइनीज हो, हर जगह का माल तो उठा रखा है इन्होंने। इवन अगर कोई अच्छा माल नहीं मिलता तो ये खुद को ही कॉपी मार लेते हैं। वेल, टॉपिक पे वापस आते हैं। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केजीएफ मूवी के आने से पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि केजीएफ मूवी ने ही कन्नड़ा इंडस्ट्री को इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। एंड अगर केजीएफ ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को पहचान दिलाई है, तो उसे और ऊपर ले जाने का काम किया है कांतारा ने। एंड सिर्फ एक मूवी से कन्नड़ा इंडस्ट्री का फेस बनने वाला ये राइटर कम एक्टर कम डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी एक बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका फिल्मों से कोई लेना देना ही नहीं था। ऋषभ शेट्टी का जन्म 7 जुलाई 1983 को कुंदापुरा कर्नाटका के एक छोटे से गांव केराड़ी में हुआ था, जहां के लोग जमीन से जुड़े होते हैं और जहां पर लोक कथाएं काफी पॉपुलर होती हैं। मतलब जिस तरह के कल्चर को उन्होंने हमें कांतारा मूवी में दिखाया है, वो बचपन से उसी कल्चर में बड़े हुए हैं। एंड उनका रियल नाम प्रशांत शेट्टी है। एंड जब वो फिल्म लाइन में आए तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम अपना नाम ऋषभ रखो। एंड तब से इंडस्ट्री में सभी लोग उन्हें ऋषभ ही बुलाते हैं। बचपन से ऋषभ शेट्टी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन जब स्कूल में एक प्ले में उन्हें लिया गया और उस प्ले में उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिला, तो उस प्ले में उन्हें तारीफ मिली। एंड वहां से उनका जुड़ाव एक्टिंग की तरफ हो गया। उन्होंने पहली बार 6ठी क्लास में स्टेज पर परफॉर्म किया था। एंड उस ड्रामा का इम्पैक्ट ये रहा कि थ्रू आउट स्कूल वो अपने स्कूल के ड्रामा ग्रुप का हिस्सा रहे। इसी कारण उन्हें यक्षगाना देखना भी बहुत पसंद था। यक्षगाना एक प्ले होता है जो कन्नड़ा में फेस्टिवल के दौरान होता है। वेल, उन्होंने अपनी स्कूलिंग तो अपने गाँव से ही कंप्लीट करी, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा और वहीं से अपनी आगे की स्टडी करने लगे। एंड इस वक्त तक उनकी एक्टिंग को लेकर जो उनका पैशन था, उसे भी वो भूल चुके थे। उन्हें बस इतना पता था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपना एक छोटा मोटा बिजनेस खोलना है। एंड कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ भी लिए थे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। एंड उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वाटर मिनरल कैंस डिलीवर करने का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस की शुरुआत हुई थी, ठीक ठाक चल रहा था। एंड उसी दौरान उनके पास एक ऑर्डर आता है कि बेंगलुरु में एक इवेंट है, एक कॉलेज की ओपनिंग है और वहां पर कुछ पानी के कैंस डिलीवर करने हैं। ऋषभ शेट्टी पानी के कैन से लेकर पहुंचते हैं। एंड क्योंकि क्यूरियोसिटी हमेशा से उनके मन में रही है, तो वो पूछ लेते हैं कि ये इवेंट किस चीज का है। एंड उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आ रहा है और उसी की ये ओपनिंग सेरेमनी है। बस फिर क्या था, सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए। उन्हें अपने बचपन का वो पहला प्यार याद आ गया कि कैसे वो बचपन से एक्टिंग करना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं वो सपना आज भी उनके दिल में जिंदा था। तो बस उसी दिन उन्होंने वहां पर अप्लाई कर दिया और बन गए उस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट। यहीं पर पढ़ाई के दौरान ऋषभ की मुलाकात हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री के स्टिंट डायरेक्टर एमडी प्रकाश से। और एमडी प्रकाश से उन्होंने मदद मांगी कि अगर आपका कोई जानने वाला डायरेक्टर हो तो उन्हें मिलवा दे, ताकि उन्हें कुछ काम मिल सके। एंड क्योंकि ऋषभ का फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही वो इस इंडस्ट्री में किसी को जानते थे, तो उनके पास फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मीडिया से जुटाते थे। और वहां पर उन्होंने कई एक्टर्स की कहानियां सुनी थी, जिनमें वो कहते थे कि हम किसी डायरेक्टर के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे और तभी उनसे छोटा मोटा रोल फिल्मों में मांग लेते थे। उस समय एक आर्टिकल में देखा मैं, और एक सुपरस्टार उनका इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि मैं स्ट्राइट ऐसा है एक्टिंग करने के लिए, जो एक्टिंग चांस पूछा तो नहीं दे रहे, इसलिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करके अंदर आके थोड़ा कांटेक्ट डेवलप करके उनके कॉन्टेक्ट। एंड ये बात ऋषभ शेट्टी को भी पता थी कि ऐसे तो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में एक्टर लेगा नहीं, इसके लिए उन्हें इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से तो घुसना पड़ेगा। एंड शायद ये वो रास्ता हो सकता है। और यही कारण था कि एमडी प्रकाश से उन्होंने कुछ डायरेक्टर्स से मिलवाने के लिए कहा था, ताकि वो उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में ले सकें। एंड ऋषभ शेट्टी को मदद मिली भी जब डायरेक्टर AMR रमेश साइनाइड नाम की एक मूवी बना रहे थे, और इस मूवी में ऋषभ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लग जाते हैं। एंड यहीं पर इनके जैसे भी कई और
असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो शायद इनके जैसे ही काम सीख रहे थे, बट फिल्म जैसे जैसे आगे शूट होने लगी वो सारे लोग छोड़कर चले गए एंड इसका सीधा फायदा ऋषभ शेट्टी को हुआ। एंड इंटरव्यूज के दौरान ऋषभ शेट्टी का कहना था कि एक ही फिल्म से मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की कई सारी चीजें सीख ली, क्योंकि मैं अकेला ही असिस्टेंट डायरेक्टर बचा था और इसी फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल प्ले करने का भी मौका मिला। हालांकि ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में थे तो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक्टर पर ही था, क्योंकि वो यहाँ पर आए ही सिर्फ एक एक्टर बनने थे। पहली बार मैं इंडस्ट्री में आया तो एक्टिंग करने के लिए सोचा कि मुझे कोई चांस नहीं देंगे, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड नहीं था और एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं मैं। लेकिन जब उन्होंने इस मूवी को एक डायरेक्टर के नजरिए से देखा तो उन्हें वो काम भी काफी पसंद आने लगा। उस समय में टीम के अंदर आने के बाद जो वर्क प्रोसेस था वो देख के ज्यादा डायरेक्शन में इंटरेस्ट आ गया मुझे। पर फिलहाल वो सिर्फ एक्टिंग के लिए ट्राई करने लगे, प्रोडक्शन हाउसेज के चक्कर लगाने लगे और उनके ऑडिशन देखकर उन्हें पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। लोगों ने उनसे वादे भी किए कि वो उन्हें अपनी फिल्म में मेन लीड में कास्ट करेंगे एंड 10-15 दिनों में इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। एंड ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, पर फिल्म का अनाउंसमेंट कभी नहीं। ये पहली बार था जब उन्हें झटका लगा, क्योंकि अब वो इस इंडस्ट्री के डार्क साइड से वाकिफ हो रहे थे एंड अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस रास्ते पर वो चल चुके हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इस कारण ऋषभ को जैसा काम वो चाह रहे थे वैसा उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने एक फिल्म की स्टोरी कंप्लीट करी तो उनके एक फ्रेंड भी इसी इंडस्ट्री में थे जो उनकी इस मूवी को करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आगे चलकर फिर वही हुआ जो उनके साथ पिछले कुछ समय से हो रहा था, उनकी ये फिल्म भी कभी स्टार्ट नहीं हो पाई एंड इस वक्त तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हो चुकी थी। एज ए डायरेक्टर या राइटर तो छोड़ो, इस वक्त तक उन्हें जैसा काम मिले वो वैसा करने के लिए तैयार थे, चाहे दोबारा से असिस्टेंट डायरेक्टर हो या कोई स्पोर्ट बॉय ही क्यों ना हो। उन्हें बस कोई काम चाहिए था जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल सके। एंड इंडस्ट्री में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से काम मांगा और कहा कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, अगर फिल्मों में कोई काम ना मिल रहा हो तो मुझे टेलीविजन में ही कोई काम दिलवा दो। एंड जो ऋषभ फिल्म स्टार बनने की सोचकर इस इंडस्ट्री में आए थे, एक टाइम पर फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो अब टीवी इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। यानी सीढ़ियां चढ़ने के बजाय उनके करियर की सीढ़ियां नीचे आ रही थी। ऋषभ ने टीवी इंडस्ट्री बस इसीलिए ज्वाइन करी थी कि उनको वहां पर डे पर 500 रुपए मिल जाते थे एंड यहाँ पर वो पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो एक्टिंग और डायरेक्शन को लेकर जो उनका कीड़ा था वो अभी भी जिंदा था। एंड इसी दौरान ऋषभ शेट्टी की मुलाकात रक्षित शेट्टी से होती है, जिन्हें कई लोग आज भी इन दोनों को भाई मानते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इन दोनों का सरनेम शेट्टी है, बल्कि इनका जो बॉन्ड है वो इतने सालों से अब भी रियल लगता है। सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। एंड जो ऋषभ शेट्टी आज कन्नड़ा इंडस्ट्री की शान है, जिन्हें तुम लोग 777 चार्ली मूवी से जानते होंगे, तो होता ऐसा है कि रक्षित शेट्टी भी उस टाइम बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी एक मूवी आई थी तुगलक, जिसमें उन्होंने जमकर मेहनत करी थी और वो अपना नाम बनाने की कोशिश भी कर रहे थे और उन्हें लगता था कि ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाली है। और जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है ये फ्लॉप हो जाती है और ऋषभ शेट्टी इससे बुरी तरह टूट जाते हैं। और इसी टाइम पर ऋषभ ने रक्षित शेट्टी को संभाला था और यहीं से इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। एंड आगे चलकर रक्षित ने ही ऋषभ शेट्टी को डायरेक्टर बनने का चांस दिया। जिस कहानी को ऋषभ 2008 में लिख रहे थे, उस स्टोरी को रक्षित ने एक्सेप्ट किया और कहा कि तुम ये कहानी कंप्लीट करो, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा। रक्षित को बोला, मेरा दोस्त है 777 चार्ली जो किया था, सो उसको पसंद आया तो डायरेक्शन में आ गया। मैं एक्टिंग को छोड़ दिया था मैं। और इसी तरह से ऋषभ शेट्टी की एंट्री दोबारा से फिल्म डायरेक्शन लाइन में होती है। ये फिल्म जाके 2016 में रिलीज हुई, जिसका नाम था रिकी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तो एक एवरेज रिएक्शन मिला, लेकिन ऋषभ अब एक डायरेक्टर बन चुके थे और जो लोग इन्हें जानते थे उन्हें भी पता लग चुका था कि ये बंदा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि इसमें टैलेंट भी है। एंड इसी टाइम पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मुलाकात के दौरान उन्होंने ऋषभ को सुझाव दिया कि वो अपना नाम प्रशांत से बदल कर ऋषभ रख लें, ये उनके लिए लकी साबित होगा। एंड उन्हें इसका असर महसूस भी होने लगा। रक्षित के साथ अपनी पहली फिल्म बनाने के बाद उन्होंने रक्षित के साथ ही अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाई, जिसका नाम था किरिक पार्टी। इस फिल्म में रक्षित के साथ रश्मिका मंदाना भी थी एंड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर सक्सेसफुल भी हुई, जिसकी गूंज बॉलीवुड तक भी पहुंची। एंड फिर वही हुआ जो बॉलीवुड हमेशा से करता है, उन्होंने इस मूवी के राइट्स खरीद लिए इसके रीमेक बनाने के लिए। कई सालों से बात चल रही है इसके रीमेक को बनाने के लिए एंड 2018-19 के आसपास एक अनाउंसमेंट भी हुई थी कि कार्तिक आर्यन को इसके लिए कास्ट कर लिया गया है। खैर, इसका रीमेक बना हो या ना बना हो, पर इस मूवी से ऋषभ शेट्टी को एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी थी, एक सक्सेसफुल यंग डायरेक्टर, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले, जैसे कि बेस्ट फैमिली एंटरटेनर ऑफ 2016, साउथ के फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ 2016 एंड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में भी बेस्ट डायरेक्टर ऑफ 2016। एंड ये तो कुछ भी नहीं बल्कि असली इज्जत तो इंडस्ट्री में उन्हें अब मिलने वाली थी। 2018 में उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी बनाई सरकारी ही प्राशाले कसार गोडू कोडू गु रमन्ना राय। मुझे माफ करना अगर गलत नाम लिया हो तो, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल नाम है। ये मूवी
मूवी एक सैटेरिकल कॉमेडी मूवी थी जो एजुकेशन सिस्टम और बॉर्डर इश्यूज के ऊपर बेस्ड थी एंड उसी साल ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीती और सब ने ऋषभ शेट्टी को एक विजनरी डायरेक्टर के रूप में रिस्पेक्ट देना शुरू किया। उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि वो सिर्फ कमर्शियल डायरेक्टर नहीं बल्कि सोशली रिलेवेंट स्टोरीज बनाने वाले फिल्म मेकर हैं। एंड अब बारी थी उनकी नेक्स्ट मूवी की जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाली थी। कर्नाटका के एक छोटे से गाँव में से आने वाला लड़का जिसके गाँव में कभी सीडी प्लेयर तक नहीं था, जिसे अभी अभी लोग कर्नाटका में ही जानने लगे थे, उसकी आने वाली नेक्स्ट मूवी से वो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छाने वाला था। कांतारा मूवी से ऋषभ चाहते थे कि कर्नाटका का जो कल्चर है, उनके गांव की जो संस्कृति है, उसे लोग कर्नाटका के बाहर भी जाने। लेकिन उन्होंने खुद ये नहीं सोचा होगा कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भारत का हर आदमी उनकी ही इस मूवी के बारे में बात करेगा। एंड ये सिर्फ उनकी मेहनत ही है जो पूरी दुनिया से उन्हें इतना प्यार मिला। सिर्फ 15 करोड़ में बनने वाली ये मूवी वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती है, जिससे ये बन जाती है पूरी इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी। लेकिन इस मूवी को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मूवी ऋषभ शेट्टी की लाइफ का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था। इस फिल्म की कहानी को उन्होंने खुद लिखा था, अपनी बचपन की लोक कथाओं से प्रेरित होकर इसे मॉडर्न टाइम की थीम पर लिखा। इसके साथ ही इस मूवी को इन्होंने डायरेक्ट तो किया ही बल्कि एज ए मेन लीड वो इसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। एंड जितने भी इसमें तुमने स्टंट देखे हैं जो इनके कैरेक्टर ने किए हैं वो भी ऋषभ ने खुद ही किए थे बिना किसी बॉडी डबल के, चाहे वो बुल रेस वाला सीन हो या फिर कोई अदर एक्शन सीन। एंड ये एक बहुत ही रिस्की मूव था कि इस फिल्म में कोई भी जाना माना एक्टर नहीं था, क्योंकि एक वेल नोन एक्टर के फिल्म के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में पहले से पता होता है। और बेशक ऋषभ को डायरेक्टर के तौर पर अवार्ड्स मिल चुके थे पर एज ए एक्टर उन्हें कोई नहीं जानता था। पर उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग पर भरोसा रखा और अपना 100% दिया। लेकिन ये सब भी काफी नहीं था क्योंकि ऋषभ इस फिल्म को बनाते वक्त काफी डरे हुए थे और इसका कारण था कि ऋषभ ने पहले कभी इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनाई थी। उनकी लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने 1.3 करोड़ में बनाई थी। मेरा लास्ट फिल्म में डायरेक्ट किया था 1.4 करोड़ में। ठीक है। एंड कांतारा का बजट 10-15 करोड़ पहुंच गया। सेट पर इतने सारे लोग रहते थे, सबको हैंडल करना होता था, जंगलों में जाके शूट करना होता था। एंड इतने बड़े स्केल पर ये ऋषभ पहली बार कर रहे थे। पहली बार मैं सच्चा इतना बड़ा बजट में इतना बड़ा सेट मैं कभी देखा भी नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम नहीं किया था इतना बड़े स्केल में। लोग इतने लोग थे सेट पे, इतने गाड़ी आ रहे थे, देख के मुझे इतना प्रेशर हो रहा था, टेंशन हो रहा था तो खत्म करना है मुझे। लेकिन ऋषभ ने ये किया और इस तरह से किया कि ये फिल्म अपने आप में सबको हिलाकर रख देने वाली फिल्म बन गई। फिल्म के रिलीज होते ही ये फिल्म कन्नडा में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया लोगों को पसंद आने लगी। एंड इस मूवी ने एक हिस्ट्री लिख दी। थोड़े टाइम पहले तक ऋषभ शेट्टी, जिसको कन्नडा इंडस्ट्री के बाहर तक कोई नहीं जानता था, एंड इस फिल्म के रिलीज होते ही हर कोई उनकी एक्टिंग का फैन बन चुका था और साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सिर्फ उनके ही चर्चे थे। कांतारा कर्नाटका से निकलकर पूरे इंडिया में छा गई। इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने हर किसी को गूज़बम्प्स दिए। इंटरनेशनली भी फिल्म को ऑस्कर रिकमेंडेशन मिला। एक छोटे से डायरेक्टर ने एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया का सिनेमा हिला दिया। एंड अब रिलीज हो रही है उनकी कांतारा 2 और अब सिर्फ हमें ये देखना है कि ये फिल्म कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। दोस्तों, ऋषभ शेट्टी एक नेचर लवर हैं। उनका मानना है कि प्रकृति और धर्म के बिना इंसान अधूरा है। अगर तुम अपनी मिट्टी से जुड़े रहोगे तो दुनिया तुम्हें सैल्यूट करेगी। एंड आज ऋषभ शेट्टी खुद कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। दोस्तों, ऋषभ शेट्टी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, बस उन्हें चेज करने की हिम्मत होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ऋषभ शेट्टी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।